हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रेनू सिंह, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम प्लांट एनाटॉमी में तनों में द्वितीयक वृद्धि इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि द्विबीजपत्री पौधों में विशेष रूप से जो बहुवर्षीय शाख हैं, झाड़ियाँ हैं और वृक्ष हैं, उनमें जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती है, इसके साथ ही उनकी लंबाई व मोटाई में भी वृद्धि होती है। इनकी संवहन संबंधी आवश्यकताएं एवं सुरक्षात्मक परत के निर्माण की आवश्यकता भी बढ़ जाती है और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पौधे में आगे चलकर दो विशेष प्रकार की द्वितीयक कैम्बियम परतों का निर्माण होता है, जिनको क्रमशः कॉर्क कैम्बियम तथा संवहन कैम्बियम यानी वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। पौधों की बढ़ती हुई आयु के साथ साथ कॉर्क कैम्बियम एवं संवहन कैम्बियम की सक्रियता के कारण इसकी तने की मोटाई में बढ़ोतरी की प्रक्रिया सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। अर्थात हम सेकेंडरी ग्रोथ को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि पौधे की बढ़ती आयु के साथ साथ कॉर्क कैम्बियम व संवहन कैम्बियम की सक्रियता के कारण तने की मोटाई में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को ही सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। मोनोकोट्स पौधे में या एकबीजपत्री पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके संवहन बंडलों में जाइलम व फ्लोएम के बीच इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी अंतःपूलीय एधा अनुपस्थित होती है। लेकिन ड्रेसिना और यक्का नाम के दो मोनोकोट्स ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो अक्सर इसका या इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे मोनोकोट्स प्लांट के नाम बताइए जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा ड्रेसिना और यक्का। मोनोकोट्स में संयुक्त संपार्श्विक एवं बंद वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। बंद वेस्कुलर बंडल पाए जाने के कारण ही इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अतः इनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। डाइकॉट पौधों एवं एंजियोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत प्राथमिक संवहन बंडलों तथा इसके बाहर के क्षेत्र अर्थात रंभ बाह्य क्षेत्र में विभाज्योतिकी कोशिकाएं क्रमशः वेस्कुलर कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से तने की मोटाई में वृद्धि करती है। अर्थात जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब रंभ बाह्य क्षेत्र और रंभ के अंदर क्रमशः दो तरह की कैम्बियम बनती है। जो रंभ बाह्य क्षेत्र है उसमें कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है और जो रंभ के अंदर का भाग है उसमें वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, जो कि दोनों स्थानों पर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का अध्ययन करने से पहले हम कैम्बियम क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। कैम्बियम अथवा एधा जो है प्राय एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभाज्योतक से विकसित होती है और प्राथमिक संरचना में संवहन बंडलों का निर्माण शीर्षस्थ विभाज्योतक में मौजूद प्रोकैम्बियम से होता है। यह प्रोकैम्बियम एक पट्टिका के रूप में मौजूद होता है, जो कि फ्लोएम व जाइलम के बीच उपस्थित है और यही कैम्बियम कहलाती है। यानी पौधे के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है या जो उसका यंग स्टेम है उसमें ये जो कैम्बियम है वो एक पट्टी के रूप में जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित है, जिसे हम यहाँ जिसका विकास प्रोकैम्बियम से होता है। और यह जो कैम्बियम पट्टी है
उसकी कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार उचित समय पर विभाजित होती हैं और सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज़ का निर्माण करती है, और वही पौधे की मोटाई की वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी है। कैम्बियम का ओरिजिन कहाँ से होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कैम्बियम एक लैटरल मेरिस्टेम है जिसका निर्माण प्रोकैम्बियम से होता है। मुख्यतः एक बीजपत्री एवं अन्य संवहनी पौधों में प्रोकैम्बियम द्वारा निर्मित सभी कोशिकाएं जाइलम एवं फ्लोएम में रूपांतरित हो जाती है। इसके विपरीत जिन पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है वहाँ प्रोकैम्बियम के सक्रिय विभाजन द्वारा निर्मित सभी कोशिकाएं जाइलम एवं फ्लोएम में रूपांतरित नहीं होती। इनमें से कुछ कोशिकाओं की विभाज्योति की प्रकृति बरकरार रहती है और ये कोशिकाएं ही वर्धी संवहन बंडलों में फ्लोएम तथा जाइलम उत्तक समूह के बीच पट्टिका के रूप में दिखाई देती है, जो कि एधा या कैम्बियम कहलाती है। यही कैम्बियम पट्टिका द्वितीयक वृद्धि के समय सक्रिय होकर पौधों की मोटाई में वृद्धि करती है। अधिकांश द्वितीयक वृद्धि करने वाले पौधों में कैम्बियम एक विभाज्योति की पट्टिका के रूप में जाइलम और फ्लोएम के बीच है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। और वर्धी बंडलों में यानी ओपन बंडलों में उपस्थित इस कैम्बियम उत्तक को अंतःपूलीय या पूलीय एधा कहते हैं। यानी इस कैम्बियम स्ट्रिप को, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित है, उसे हम फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और इसके विपरीत अनेक पौधों में संवहन बंडलों के बीच में उपस्थित मज्जा रश्मियाँ, यानी कि दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी रे बनती है या मज्जा रश्मियाँ बनती हैं, उस स्थान पर जो कैम्बियम डेवलप होता है, क्योंकि कैम्बियम की सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, अतः डिवाइड कर बीच वाले हिस्से में भी एक कैम्बियम परत का निर्माण करती है। और यह या इस क्षेत्र की जो कैम्बियम है वह अंतरपूलीय या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो स्थान है जिसमें कि कैम्बियम पट्टी का पुनर्निर्माण होता है वह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। तो कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम वो जो एक वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है वह, और जो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच के स्थान पर कैम्बियम पट्टी बन रही है वह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये दोनों मिलकर वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। प्राय बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे हैं उनमें संवहन कैम्बियम एक बहुवर्षीय परत होती है, अर्थात निर्माण के समय से लेकर अंतिम समय तक यह सक्रिय रहती है। लेकिन पौधे की उन शाखाओं में जो शीघ्र ही अलग हो जाती हैं या गिर जाती हैं उनमें संवहन कैम्बियम बहुत कम समय के लिए कार्यशील होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम की, यानी कैम्बियम की संरचना वास्तविक रूप में किस प्रकार की होती है। प्रारूपिक कैम्बियम जो है वो विभाजित की कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक स्तरीय संरचना होती है और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, जिसे हम तर्कुरूपी प्रारंभिक कहते हैं, और दूसरी प्रकार की जो कोशिका है वह है रश्मि प्रारंभिक यानी रे इनिशियल्स। यानी जो एक कैम्बियम का जो एक सेल है वो मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाओं से, सब हम कह सकते हैं छोटी कोशिकाओं से निर्मित है, जिसमें फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और दूसरा है रे इनिशियल। पहला जो तर्कुरूपी प्रारंभिक है, ये कोशिकाएं चौड़ाई में कम यानी कम चौड़ी होंगी और लंबाई में अधिक तथा तर्कुरूपी आकृति की होती हैं। और ये तर्कुरूपी प्रारंभिक कोशिकाएं तने के अक्षीय तंत्र का निर्माण करती है। यानी जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं कैम्बियम की सेल्स, वे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेंगी,
यानी ये प्रारंभिक कोशिकाएं तने के अक्षीय तंत्र का निर्माण करती हैं। दूसरा रश्मि प्रारंभिक, यानी ये अपेक्षाकृत समव्यासीय या थोड़ी लंबी कोशिकाएं होती हैं जो तने के अरीय तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि जो तने का रेडियल सिस्टम है, यानी कि जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेडुलरी रे बनेगी वो इन्हीं रे इनिशियल्स या रश्मि प्रारंभिक कोशिकाओं से बनती हैं। तो तर्करूपी प्रारंभिक सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करते हैं और रश्मि प्रारंभिक जो है वो मेडुलरी रे का निर्माण करेगी। कैम्बियम सेल्स में प्राय परिणतिक विभाजन होते हैं और प्रत्येक कैम्बियल सेल विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं जो स्थिति के अनुरूप जाइलम मदर सेल व फ्लोएम मदर सेल का कार्य करती हैं। चित्र में बताया गया है ए में सी नाम की सेल यानी कैम्बियल सेल है। कैम्बियम सेल में नीचे की तरफ जाइलम और ऊपर की तरफ फ्लोएम कटता है जो कि सेकेंडरी टिश्यू बनेगा। और ABCDEF यानी ये 5 स्टेजेस बताई हैं जिसमें एक कैम्बियम सेल से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण इस चित्र में दर्शाया गया है। यानी संवहनी कैम्बियम से जाइलम व फ्लोएम का निर्माण इस चित्र में विभिन्न स्टेजेस द्वारा समझाया गया है। अब हम बात करते हैं कैम्बियम की कार्यशीलता की, यानी एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। जो कैम्बियम है वह सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है और उष्णकटिबंधीय पौधों में कैम्बियम परत वर्ष पर्यंत कार्यशील रहती है एवं इसके निरंतर विभाजन द्वारा निर्मित इसकी संतति कोशिकाएं जाइलम व फ्लोएम में विभेदित होती रहती हैं। और इस प्रकार के पौधों में एनुअल रिंग्स का विभेदन नहीं होता क्योंकि वहाँ पूरे वर्ष मौसम जो है वो करीब करीब एक जैसा होता है। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एनुअल रिंग्स होती क्या है। तो एनुअल रिंग्स वार्षिक वलय हैं जो कि कैम्बियम की बाई सीजनल एक्टिविटी के कारण, यानी पौधों में स्प्रिंग सीजन यानी कि पतझड़ के मौसम में और बसंत ऋतु में कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो चेंज होती है, इसलिए सक्रियता कम होती है, एक में सक्रियता ज़्यादा होती है, इसलिए 2 रिंग्स का निर्माण होता है। वो दोनों रिंग मिलकर एक एनुअल रिंग काउंट करी जाती है। परंतु हमने कहा कि उष्णकटिबंधीय जो पौधे हैं उसमें कैम्बियम जो है वो वर्ष पर्यंत एक समान ही कार्यशील रहती है, अतः उनमें इस तरह की 2 डिफरेंट लेयर्स का निर्माण नहीं होता, तो इनमें एनुअल रिंग्स का विभेदन नहीं होता, यानी इनमें एनुअल रिंग्स नहीं बनती क्योंकि वहाँ पूरे वर्ष मौसम करीब करीब एक जैसा रहता है। इसके विपरीत अनेक क्षेत्रों में सुनिश्चित रूप से मौसम का परिवर्तन महसूस किया जा सकता है और इन क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे पतझड़ के मौसम में कैम्बियम की सक्रियता बहुत कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बसंत ऋतु अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में कैम्बियम जो है वो अधिक कार्यशील होती है, अतः यहाँ उगने वाले पौधे वृक्षों में एनुअल रिंग्स का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी की जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो सीजनल होती है, यानी बसंत ऋतु में अलग और पतझड़ का जो मौसम है, बसंत ऋतु और पतझड़ के मौसम में अलग अलग इनकी एक्टिविटी, यहाँ अलग अलग ये इसकी एक्टिविटी यहाँ एक्टिवनेस होती है। अंततः हम बात करेंगे कैम्बियम के कार्यों की। कैम्बियम के कार्य क्या हैं? कैम्बियम का मुख्य कार्य है सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करना और पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ का बनाना, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये उत्तरदायी है। सेकेंडरी टिश्यूज़ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और डाइकोट्स में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोर्शन प्राय कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण ही संभव है। वहीं दूसरी ओर मोनोकोट्स में कैम्बियम अनुपस्थित होता है, इसलिए उनका बडिंग या ग्राफ्टिंग द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी संभव नहीं है। यानी ये भी इसका एक कार्य है। जो कैम्बियम है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए उत्तरदायी है,
चूँकि डाइकोट्स में कैम्बियम उपस्थित है अतः इसमें ये पॉसिबल है, और चूँकि मोनोकोट्स में कैम्बियम अनुपस्थित है इसलिए उनमें ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं संभव नहीं होता या नहीं पाया जाता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेम्स में या डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है, यानी रंभ बाह्य क्षेत्र और रंभ के अंदर 2 हिस्सों में हम सेकेंडरी ग्रोथ को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, वो हम अगले टर्न पे बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।